हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर का काफ़ी फेमस सोनेट नंबर 29 जिसका कि टाइटल है व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम विलियम शेक्सपियर के एक और सोनेट पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, सोनेट नंबर 116 पे, जिसका कि टाइटल है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। तो ये सोनेट पहले से अपलोड था, ये दूसरा सोनेट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों सोनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हम पॉइंट वाइज नोट्स को डिस्कस कर रखे हैं और अगर आपके सिलेबस में सोनेट नंबर 29 है और ये वाली वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है सोनेट 29 ऑल्सो नेम्ड एज व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज। इट मीन सोनेट नंबर 29 जिसका कि नाम है व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज इज वन ऑफ 154 सॉनेट्स रिटन बाय इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर। मतलब इंग्लिश के जो प्ले राइट इट मीन्स नाटककार और पोएट मीन्स कवि है विलियम शेक्सपियर, उनके द्वारा लिखी गई 154 सॉनेट में से एक है सोनेट नंबर 29 जिसका कि नाम साथ ही साथ व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज भी है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ फेयर यूथ सीक्वेंस। ये जो सोनेट है ना, फेयर यूथ सीक्वेंस का पार्ट है। तो ये किस तरीके से फेयर यूथ सीक्वेंस में आया उसको हम आगे डिस्कस कर रखे हैं, आगे आपको नोट्स में वो समझ आ जाएगा। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सोनेट है सोनेट नंबर 29 वो फेयर यूथ सीक्वेंस का पार्ट है। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स कलेक्शन बाय थॉमस ट्रॉफी इन 1609। इस सोनेट को पब्लिश करवाया गया शेक्सपियर के सोनेट के कलेक्शन के रूप में, किसके द्वारा? थॉमस ट्रॉफी के द्वारा 1609 में। दिस सोनेट शोज शेक्सपियर एट हिज लोएस्ट पॉइंट। और ये जो सोनेट है ना वो दिखाता है शेक्सपियर को उनके लोएस्ट पॉइंट पे। इनमें शेक्सपियर का जो सबसे खराब टाइम चल रहा था ना, तो इस सोनेट के जरिए ना वही दिखाने की कोशिश की गई है। ही फील्स इनसिक्योर। ही इट मीन्स विलियम शेक्सपियर जो है काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे, ट्रबल्ड फील कर रहे थे, जेलस फील कर रहे थे ऑफ द पीपल अराउंड हिम, अपने आसपास के लोगों से। सोनेट 29 और जो सोनेट 29 है जिसका कि टाइटल व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज भी है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग आपको टाइटल दिया हो ना आप वही यूज़ करना हर जगह, ठीक है। बस एक बार आपको बता देना है कि सोनेट 29 का नाम ही व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज है, लेकिन हर जगह बाकी और जगह जिस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में टाइटल दिया हो, अगर सोनेट 29 दिया हो तो हर जगह सोनेट 29 यूज़ करना, और व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेन्स आइज दिया हो तो हर जगह यही यूज़ करना, ठीक है। तो सोनेट 29 जो है ना रिवील्स टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स दैट मे हैव इम्पैक्टेड शेक्सपियर। ट्रू ट्रॉमेटिक इट मीन्स दो ऐसा ट्रॉमेटिक इट मीन्स हो जाता है बहुत ज़्यादा जो ट्रॉमा दे जाए, इट मीन्स जो सदमे में डाल जाए। तो वैसे दो इवेंट को, वैसे दो घटनाओं को रिवील करता है, प्रतिबिंबित करता है जिसका कि असर शेक्सपियर पे पड़ा, विलियम शेक्सपियर पे पड़ा। द फर्स्ट इवेंट अक्योर्ड इन 1592। उसमें से जो पहली घटना थी वो 1592 में घटित हुई। व्हेन द लंदन थिएटर क्लोज, जब लंदन के सारे थिएटर क्लोज्ड कर दिए गए, बंद कर दिए गए, ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। मतलब अचानक से ना प्लेग उस टाइम फैल गया था, प्लेग का प्रकोप बढ़ गया था, जैसे लंदन के सारे थिएटर को बंद करना पड़ा था 1592 में। द क्लोजिंग ऑफ द प्ले हाउस, और ये जो प्ले हाउस जिसको कि हम लोग थिएटर भी कहते थे, तो उसका जो क्लोज हुआ, बंद हुआ, मेड इट हार्ड फॉर शेक्सपियर टू अर्न ए लिविंग। तो इस वजह से शेक्सपियर जो है ना अपना लिविंग इट मीन्स उनको जीवन यापन के लिए जो थोड़े बहुत पैसे की जरूरत थी ना वो भी कमा नहीं पा रहे थे। मतलब ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे, तो प्ले चलता था थिएटर में तो उनको इनकम होती थी, लेकिन अब प्ले हाउस बंद हो गया, थिएटर बंद हो गया, तो इनका जो इनकम है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। विद दिस, और इसी से जो है इट मेड हिम फील, उनको ऐसा फील होने लगा, अनुभव होने लगा, इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून। तभी से वो मानने लगे कि उनका जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा होता है, बदकिस्मत है, बुरा है, कलंकित है, तभी वो अपने भाग्य से तभी से निराश रहने लगे। द सेकेंड इवेंट ऑल्सो अक्योर्ड इन 1592। और दूसरा जो घटना था वो भी सेम 1592 में ही हुआ। वैन ड्रामाटिस्ट रॉबर्ट ग्रीन, जब एक ड्रामाटिस्ट मतलब एक और ड्रामाटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रीन, वर्बली अटैक्ड शेक्सपियर, मौखिक रूप से शेक्सपियर पे अटैक करने लगे। इट मीन्स होता है शेक्सपियर पे कमेंट करने लगे, कुछ बोलने लगे शेक्सपियर के बारे में। ही डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर एज, ये जो रॉबर्ट ग्रीन है वो शेक्सपियर को डिस्क्राइब करते हैं, शेक्सपियर की व्याख्या करते हैं एज पॉम्पस, बताते हैं इट मीन्स उनको बताते हैं कि जो अब होता है ना बहुत ज़्यादा जिसके अंदर घमंड भरा पड़ा हो या जो बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, तो वैसा बताते हैं रॉबर्ट ग्रीन शेक्सपियर को। स्किमिंग इट मीन षड्यंत्रकारी बताते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा षड्यंत्र चल रहा हो, जो योजना प्लान बनाता हो।
एंड विशियस इट मीन्स दुष्ट बताते हैं शेक्सपियर को। तो ये सारा चीज़ ना कमेंट किए हुए थे रॉबर्ट ग्रीन, ये सारा चीज़ विलियम शेक्सपियर के बारे में बोल रखे थे। नेक्स्ट जो है अब अबाउट पोएट वाला सेक्शन आएगा, हम लोग थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये नोट्स लगभग 5-6 पेज का होगा, 20 मार्क्स या 40 मार्क्स के लिए काफ़ी होगा। बाकी अगर आपके एग्जाम में कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो नोट्स को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ लाइन रिमूव करके, कुछ लाइन हटा के, मतलब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत नोट्स में चेंजेस ला सकते हो। विलियम शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी पोएट और ड्रामाटिस्ट हुए हैं ना, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट में सबसे महान माना जाता है विलियम शेक्सपियर को। बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इंग्लैंड, मतलब उनका जो जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इंग्लैंड में हुआ था। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब और कहाँ हुआ था और डेथ कब और कहाँ हुई थी ना, वो कन्फर्म आप लोग को याद रखना है। अगर विलियम शेक्सपियर के वर्क आप लोग के सिलेबस में है तो ध्यान रखना कि विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है, जगह तो लिख दिए, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन इंग्लैंड में हुआ था। डेट था 23 अप्रैल, मतलब 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी, उनका जो डेथ हुई थी ना, सेम जगह पे हुआ था, उसका भी डेट मतलब 23 अप्रैल को ही हुआ था, 1660 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, उनका जन्म कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था और कब उनकी मृत्यु हुई थी, वो दोनों डेट आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही वेंट टू लंदन, फिर वो मतलब कुछ टाइम बाद लंदन गए, वेयर हिज रेपुटेशन एज ए ड्रामाटिस्ट एंड पोएट वॉज एस्टेब्लिश्ड, और वहीं पे उनको जो है एज ए पोएट और फिर एज ए ड्रामाटिस्ट पहचाना जाने लगा, मतलब वो अपना रेपुटेशन स्थापित किया एज ए ड्रामाटिस्ट और एक पोएट के रूप में। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट 2 वर्क्स इन 1593 एंड 1594, पहला जो 2 वर्क पब्लिश करवाए वो अपना 1593 में और 1594 में 2 लॉन्ग पोएम, जिसमें कि शामिल था 2 लंबी कविता, वेनस एंड एडोनिस नाम की एक कविता थी एंड द रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी नाम की कविता थी। ही वॉज ए प्रोलिफिक राइटर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम इट मीन्स जीवन काल के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफिक इट मीन्स महत्वपूर्ण हम लोग बोल सकते हैं, जो बहुत सारा वर्क लिख रखे हैं, वैसे लेखक के रूप में जाने जाते थे। हिज वर्क्स इंक्लूड, उनके वर्क्स में इट मीन्स हम यहाँ पे साहित्यिक वर्क भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, उनके साहित्यिक वर्क्स में शामिल है लगभग वो 38 प्लेस लिख रखे हैं, 2 नैरेटिव पोएम्स लिख रखे हैं एंड 154 सोनेट्स लिख रखे हैं, जिसमें कि बहुत सारा सोनेट आप लोग के सिलेबस में भी रहता है। ठीक है, टोटल 154 सोनेट लिख रखे हैं, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि विलियम शेक्सपियर टोटल कितना सोनेट लिख रखे हैं, 154 आउट ऑफ ऑल द 154 सोनेट्स। और अब यहीं पे हम बताएं किस तरीके से उनके 154 सोनेट को ना सीक्वेंस में डिवाइड किया गया। तो टोटल जो उनका 154 सोनेट है ना, उनमें से शेक्सपियर रोट 1 to 126 फॉर ए फेयर यूथ। इट मीन्स हम अभी बताए थे ना कि जैसे हम लोग का भी सोनेट था वो फेयर यूथ सीक्वेंस था, तो सोनेट नंबर 1 से सोनेट नंबर 126 तक का जो सोनेट आता है ना, वो फेयर यूथ वाले सीक्वेंस में माना जाता है। एंड डार्क लेडी, और दूसरा जो बाकी का बचा सोनेट हुआ 127 से लेके 154 तक का सोनेट, वो डार्क लेडी सोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको डार्क लेडी वाले सीक्वेंस में रखा गया है। बट नो वन इज टोटली सर्टन फॉर हुम दे वेयर पेंट, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो निश्चित नहीं हो पाया है कि ये जो सोनेट है 154 सोनेट है ना, वो किसके लिए लिखा गया है, इसका टाइटल क्यों फेयर यूथ या फिर डार्क लेडी दिया गया ना, तो कोई इस चीज़ को लेके कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। एज दे इंक्लूड नो डेफिनेट नेम्स, क्योंकि जो ये सोनेट है इसमें किसी भी इंसान का, किसी भी लेडी का, औरत का, मतलब किसी का भी डेफिनेट नेम नहीं मिलता है हम लोग को, और नो रिटन एविडेंस, ना ही कहीं पे लिखा हुआ एविडेंस इट मीन्स प्रूफ मिलता है जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि ये सोनेट जो है किसके लिए लिखा गया और क्यों इसका नाम जो है फेयर यूथ और डार्क लेडी रखा गया। अब फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं इस कविता के। वैन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन्स आइज जो है इज रिटन इन फॉर्म ऑफ शेक्सपियरन सोनेट, ये जो लिखा गया है सोनेट शेक्सपियरन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है, कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, जिसमें कि 14 लाइन्स शामिल है। ये चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी सोनेट होता है ना वो उसमें 14 लाइन्स ही होता है, मतलब 14 लाइन्स की कविता को ही सोनेट कहा जाता है। तो शेक्सपियर का भी जो सारा सोनेट है 1 से लेके 154 तक का सोनेट, सब में 14 लाइन्स ही होगा, या फिर कोई और ऑथर भी सोनेट लिखते हैं तो 14 लाइन्स की सारी कविताओं को सोनेट कहा जाता है। तो इसमें भी जो है 14 लाइन्स शामिल है। 3 क्वार्टरेंस, जिसमें कि 3 जो है क्वार्टरेंस है, क्वार्टरेंस मतलब होता है 4 लाइन की पंक्ति है, तो 3 जो है 4 लाइन की पंक्ति है, इस तरीके से 4 लाइन की पंक्ति है। एंड एक कपलेट एट लास्ट, और लास्ट में एक कपलेट है, कपलेट जो होता है 2 लाइन की पंक्ति है। तो टोटल हो गया ना 14 लाइन्स, देखो 4 4 8 4 12 और 12 to 14। तो इस तरीके से जो है स्टांजा में डिवाइड है।
Each lines containing 10 syllables और हर लाइन में 10 syllables है and written in iambic pentameter और हर लाइन जो है iambic pentameter में लिखी गई है। अगर ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर वाला सेक्शन जो अगर आपको छोटा करना है ना तो बस आप इतना ही लिख सकते हो। ये वाला चीज़ जो है डिटेल में समझाना ज़रूरी नहीं है अगर आप नोट्स को शॉर्ट में लिख रहे हो तो iambic pentameter मीन्स iambic pentameter का अर्थ होता है दैट द पोएम हैज़ ए फिक्स्ड रिदम, कि पोएम में जो है फिक्स रिदम फिक्स लय को फॉलो किया गया इन विच जिसमें कि एन अनस्ट्रेस्ड सैलेबल की एक अनस्ट्रेस्ड सैलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सैलेबल की एक अनस्ट्रेस्ड सैलेबल के बाद जो है एक स्ट्रेस्ड सैलेबल रखा गया है। दिस इज रिपीटेड 5 टाइम्स इन ईच लाइन और यही चीज सेम मतलब पहले एक अनस्ट्रेस्ड सैलेबल फिर स्ट्रेस्ड फिर एक अनस्ट्रेस्ड सैलेबल फिर स्ट्रेस्ड, तो यही चीज सेम ना 5 टाइम्स रिपीट होता है हर लाइन में, मीन्स टोटल 10 सैलेबल्स पर लाइन और इस तरह से टोटल जो है 10 सैलेबल हो जाता है हर लाइन में, मतलब एक स्ट्रेस्ड एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, तो इस तरीके से टोटल 10 सैलेबल हो जाता है हर लाइन में। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, और इस कविता की जो राइम स्कीम है वो है ए बी स्टार्टिंग का 4 लाइन का, फिर सी डी सेकेंड क्वार्टरंस का, फिर ई एफ थर्ड क्वार्टरंस का और आखिर का जो कपलेट है 2 लाइन है उसका राइम स्कीम है जी। अब नेक्स्ट जो हम लोग थीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। थीम्स को भी हम शॉर्ट में डिस्कस कर रखे। वन ऑफ द मोस्ट मेजर थीम्स ऑफ दिस पोएम इज द पावर ऑफ ट्रू लव। सबसे महत्वपूर्ण या मेजर थीम्स की अगर बात करें जिसके बारे में इस पोएम में डिस्कस किया गया है तो एक सच्चे प्यार का ना पावर इट मीन शक्ति दिखाया गया है। द स्पीकर क्रिएट्स ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइजरीज एंड सैडनेस टू हाईलाइट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ लव ऑन वंस माइंड। इट मीन्स वक्ता जो है ना किसी भी व्यक्ति के मन पर प्रेम का जो सकारात्मक इट मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है प्रभाव पड़ता है ना उसको हाईलाइट करते हैं, उसको उजागर करते हुए ना सैडनेस का एग्जाम्पल देते हैं, मतलब सैडनेस का दुख का उदासी का उदाहरण देते हुए ना किसी व्यक्ति पर प्रेम का क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना उसके बारे में स्पीकर जो है डिस्कस करते हैं। द थीम ऑफ एनवी एंड रिलीजन, साथ ही साथ ईर्ष्या और रिलीजन इट मीन्स धर्म का जो थीम है विषय है, ऑल्सो प्लेज ए वाइटल रोल इन ओवरऑल कंटेंट ऑफ द पोएम। पोएम के पूरे कंटेंट में जो है ना ईर्ष्या और रिलीजन का थीम भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट जो है इस पोएम के हम लोग समरी या एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आखिरी वाला सेक्शन होगा कंक्लूजन वाला। इन द फर्स्ट क्वार्टरन ऑफ द पोएम इट मीन्स पोएम के स्टार्टिंग के 4 लाइन में द स्पीकर डिस्क्राइब हिज माइजरेबल कंडीशन। स्पीकर जो अपने माइजरेबल इट मीन्स दयनीय कंडीशन के बारे में डिस्कस करता है उसकी व्याख्या करता है। ही सेज दैट, स्पीकर कहता है कि व्हेन ही फाइंड हिमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ फेलियर एंड मिसफॉर्चून, कि वो जब खुद को फेलियर वाले अवस्था में पाता है मिसफॉर्चून वाले अवस्था में पाता है, ही क्राइज ओवर हिज कंडीशन, तो वो अपने कंडीशन पे रोता है चिल्लाता है अपनी स्थिति पर। ही कैन नॉट बियर द अनजस्ट ट्रीटमेंट बाय हिज फॉर्चून, तो उसके फॉर्चून के द्वारा जो अनजस्ट ट्रीटमेंट इसमें जो अन्याय किया जा रहा है जो गलत किया जा रहा है ना उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ही इज़ नॉट ओनली ट्रीटेड बैडली बाय फॉर्चून, और उसके साथ ना सिर्फ भाग्य के द्वारा ही गलत नहीं किया गया बट ऑल्सो बाय द पीपल ऑफ हिज सोसाइटी, बल्कि जो सोसाइटी के लोग हैं जो समाज के लोग हैं ना वो भी उसके साथ गलत कर रहे हैं। नथिंग इज फेवरिंग हिज साइड, मतलब कुछ भी जो है उसके पक्ष में नहीं है उसके फेवर में नहीं है। सो ही क्राइज ओवर हिज कंडीशन, इसलिए जो स्पीकर है वो अपनी कंडीशन पे अपनी अवस्था पे अपनी स्थिति पे रोता है। ही कैन नॉट टॉलरेट द फैक्ट दैट, वह इस फैक्ट को इस तथ्य को सहन नहीं कर पाता है कि ही हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड आउटकास्ट बाय सोसाइटी, की सोसाइटी के द्वारा समाज के द्वारा जो उसे बहिष्कृत घोषित कर दिया गया अलग कर दिया गया, वो चीज़ ना स्पीकर इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाता है। ही ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड सॉलेस फ्रॉम प्रेयर, स्पीकर जो है प्रेयर में इट मीन्स प्रार्थना में भगवान के शरण में भी सॉलेस इट मीन्स शांति प्राप्त करने की कोशिश करता है। ही प्रेज टू द गॉड, भगवान की भी प्रार्थना करता है बट हिज प्रेयर्स प्रोवाइड नो गेन, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का जो है कोई फायदा ही नहीं होता है। ही कर्सेज हिज लक फॉर ऑल द वरीज ही हैज़ इन हिज लाइफ, और इस वजह से जो है वो अपने भाग्य को कोसता है, अपने भाग्य को बुरा भला कहता है कि जितने भी लाइफ में उसके वरीज है प्रॉब्लम्स है कठिनाइयाँ हैं ना तो उन सब चीज़ के लिए अपने भाग्य को कोसता है। इन द सेकेंड क्वार्टरंस, अब दूसरे क्वार्टरंस में दूसरे स्टांजा में द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन द थॉट्स ही हैज़ व्हेन ही इज इन मिजरेबल कंडीशन। स्पीकर जो है अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है, स्पीकर जो अपने विचार को प्रतिबिंबित करता है कि जब वो माइजरेबल कंडीशन में था, जब वो दयनीय स्थिति में था ना तो उसके थॉट्स क्या थे उसके बारे में बात करता है। ही सेज दैट, यहाँ पे स्पीकर कहता है कि ही एनवीज द फेट्स ऑफ
अदर पीपल, मतलब वो अदर पीपल दूसरे लोगों के फेट से, दूसरे लोगों के भाग्य से जलता है, ईर्ष्या करता है। ही विशेस टू हैव द लाइफ ऑफ द पर्सन हु हैज़ बेटर फॉर्च्यून देन हिम। वह चाहता है कि उसका लाइफ भी है ना वैसे लोगों की तरह हो जिनका भाग्य ज़्यादा अच्छा है, मतलब उससे ज़्यादा अच्छा भाग्य है ना, तो चाहता है कि वैसा भाग्य, वैसा फॉर्च्यून मेरा हो। ही हैज़ लॉस्ट हिज होप एंड कैन नॉट फाइंड टू सी एनी रीज़न टू लिव। वो अपना सारा उम्मीद स्पीकर खो चुका है और उसको कोई रीज़न नहीं मिलता है जीवित रहने का। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू हैव द फॉर्च्यून ऑफ द रिच पीपल। वो साथ ही साथ चाहता है कि जो अमीर लोगों का भाग्य होता है उस फॉर्च्यून को भी चाहता है। फर्दर मोर, इन सब के अतिरिक्त ही फील्स द वैक्यूम ऑफ गुड फ्रेंड्स इन हिज लाइफ। अब इन सब के अतिरिक्त ना उसको अपने लाइफ में गुड फ्रेंड, इट मीन्स अच्छे दोस्तों की भी कमी महसूस होती है। ही वॉन्ट्स टू फ्रेंड्स लाइक द रेस्ट ऑफ द पीपल। वह भी चाहता है कि जो बाकी के लोगों के फ्रेंड्स हैं ना वैसे ही उसका भी फ्रेंड हो, उसके भी दोस्त हों। हिज विशेज डू नॉट एंड देयर। और यहीं पे जो है उसका विशेज, उसकी जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं होती है। मतलब वो क्या क्या चाह रहा है हम लोग अभी तक पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है। ही थिंक्स ऑफ पीपल विथ स्किल। वह उन लोगों के बारे में सोचता है जिनके पास स्किल है, जिनके पास कुशलता है। दिस स्किल्स हैव रेंडर्ड दोज पीपल रिस्पेक्टेबल इन सोसाइटी। और यही स्किल जो है ना, जो लोगों के पास कुशलता होती है तो उनकी जो स्किल है, उसकी जो कुशलता है लोगों को क्या दिलाती है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाती है, रिस्पेक्टेबल बनाती है, आदर के योग्य बनाती है। एंड द स्पीकर वांट्स टू अचीव द सेम रिस्पेक्ट। और स्पीकर को भी जो है, वक्ता को भी जो है वही सेम रिस्पेक्ट, वही समान रिस्पेक्ट चाहिए। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इनवेइंग द स्कोप ऑफ सम पीपल इन सोसाइटी। वो साथ ही साथ ईर्ष्या करता है समाज के कुछ लोगों के स्कोप, इट मीन्स हो जाता है कुछ लोगों के व्यापकता से भी, उससे भी ईर्ष्या करता है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वाड्रेंट्स, और सेकेंड क्वाड्रेंट्स के आखिरी लाइन में, द स्पीकर कन्फेस दैट, स्पीकर जो है कन्फेस करता है, स्वीकारता है कि ही इज नॉट कंटेंट विद द थिंग्स ही यूज्ड टू एंजॉय इन द पास्ट। कि वह उन चीज़ों से संतुष्ट नहीं है जिसको कि वह पास्ट में, अतीत के समय जिन चीज़ों से वो आनंद लिया करता था, जिन चीज़ों से उनको खुशी मिलती थी पास्ट में, तो स्पीकर अब बताता है कि उन चीज़ों से अब उनको खुशी नहीं मिलती, उन चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं है। द स्पीकर स्पीक्स अबाउट हिज शिफ्ट ऑफ मूड इन थर्ड क्वाड्रेंट्स। अब जो तीसरा क्वाड्रेंट्स आता है ना, उसमें स्पीकर अपने मूड में जो उनके शिफ्ट आता है, बदलाव आता है रवैये में, उसके बारे में बात करते हैं तीसरा क्वाड्रेंट में, इट मीन्स तीसरा स्टांजा में पोएम के। ही सेज दैट, स्पीकर कहते हैं कि व्हेन ही इज ट्रैप्ड इन सच डिजेक्टेड स्टेट, कि जब वो ऐसे डिजेक्टेड स्टेट में, ऐसे उदासी वाले अवस्था में फंसे हुए थे, ट्रैप्ड थे, ही रीचेज द पॉइंट दैट ही स्टार्ट डाउटिंग हिज ओन सेल्फ। तो वो उस टाइम ना ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए थे, ऐसे बिंदु पे पहुंच गए थे कि वो खुद में ही डाउट करने लगे थे, संदेह करने लगे थे। हिज माइंड टर्न टुवर्ड्स हिज बिलवेड। और तभी जो उनका माइंड है, जो है ना, उनकी जो सोच है ना, उनके बिलवेड की तरफ मुड़ती है, जिनसे वो प्यार करते थे, उसके तरफ उनका थॉट जाता है। दिस मोमेंट टर्न आउट टू बी वाइटल इन चेंजिंग द मेंटल कंडीशन ऑफ द स्पीकर। और यही जो समय है, अचानक से जब वो अपने बिलवेड के बारे में सोचने लगते हैं, तो स्पीकर के जो मेंटल कंडीशन में है ना बहुत बड़ा बदलाव आता है, चेंज आता है। ही सेज दैट, स्पीकर कहते हैं कि हिज माइंड स्टार्ट सिंगिंग हेमन्स, कि अब जो है वो बिलवेड के बारे में जब सोचना स्टार्ट किया ना, तो उनके माइंड में ना भजन बजने लगा। एज ए लार्क सिंग एट द डे ब्रेक, जैसे कि लार्क इट मीन्स हो जाता है जैसे कोई चिड़िया या कोई पक्षी सुबह गाता है ना, मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में, वैसे ही वो क्या करने लगे, भगवान का भजन गाने लगे। उनके माइंड से अपने लवर के बारे में सोचने के बाद भजन निकलने लगा। इन द कपलेट, अब आखिर का जो दो स्टांजा जो कि कपलेट कहते हैं, द स्पीकर टेल्स हिज बिलवेड, स्पीकर जो अपने बिलवेड को बताते हैं अबाउट द रीजन फॉर हिज चेंज ऑफ माइंड, कि उनके माइंड में जो बदलाव आया ना उसके रीजन के बारे में। ही टेल्स हिज बिलवेड दैट, स्पीकर जो है अपने बिलवेड को, अपनी प्रेमिका को बताते हैं कि द थॉट ऑफ हिज लव, कि उसके प्यार का जो थॉट है, उसके प्रेम का जो विचार है ना, रिमाइंडेड हिम ऑफ द ग्रेट ट्रेजर ही हैज, वो उनको याद दिलाता है कि उनके पास कितना बड़ा खजाना है, मतलब उनके पास अपने बिलवेड का प्यार है। तो स्पीकर बताते हैं कि अब उनको एहसास हुआ बिलवेड के बारे में सोच के कि उनके पास कितना बड़ा खजाना है, इट मीन्स उनके बिलवेड का प्यार है उनके पास। दिस ट्रेजर इज सो वर्दी, और ये जो ट्रेजर है, ये जो खजाना है बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। दैट ही इज नाउ नॉट रेडी टू स्वैप पोजिशन एवर विथ ए किंग, और अब जो स्पीकर है, पहले तो रो रहे थे अपने कंडीशन पे, लेकिन अब जो स्पीकर है ना, वो एक राजा के साथ भी अपने पोजीशन को स्वैप नहीं करना चाह रहे, बदलना नहीं चाह रहे, एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे हैं। द वेल्थ ऑफ हिज होल कंट्री, मतलब उनके पूरे कंट्री का जो वेल्थ है, धन है, कैन नॉट मैच द वर्थ ऑफ हिज ट्रेजर, वो ना उनके ट्रेजर के, मतलब उनके
खजाने के वर्थ को, उनके खजाने के धन को मैच नहीं कर सकता, उनके खजाने की बराबरी नहीं कर सकता। इट मीन्स एट द एंड वो प्यार वाला जो ट्रेजर है स्पीकर के पास, जो प्रेम है, लव है अपने बिलवेड का, वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, वो सबसे ज़्यादा कीमती है। अब यहाँ पे जो है पोएम का एनालिसिस खत्म हो गया। अब आखिरी का कंक्लूजन वाला सेक्शन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग का नोट्स खत्म हो जाएगा। Thus the poem is an example of a short inspirational English poem about love। इस प्रकार ये जो कविता है वो एक एग्जाम्पल है एक छोटी इंस्पिरेशनल इंग्लिश पोएम का, जो कि प्यार के बारे में है। दिस पोएम सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन। ये जो कविता है वो हम लोग को एक इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है टू लव्ड एंड बी लव्ड बाय द प्रीशियस पीपल अराउंड अस, कि हम लोग के चारों ओर जो प्रीशियस पीपल है, जो हम लोगों के मूल्यवान अनमोल लोग हैं ना, कैसे उनसे हम लोग को प्रेम करना चाहिए और उनसे प्रेम पाना चाहिए, उस चीज़ की प्रेरणा देती है ये जो कविता है। इट गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ। और यही जो प्रेम है ना, जब हम अपने आसपास के प्रीशियस लोगों से प्रेम पाते हैं, उनको प्रेम करते हैं ना, तो ये चीज़ ना हम लोग की लाइफ को मीनिंग देता है। ठीक है, यही चीज़ मेन जो स्पीकर बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो है खत्म हो गया ये वाला नोट्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। पीडीएफ आप लोग को पता होगा कि 1 मई से सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो पीडीएफ के लिए हमको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और हम लोग के चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक, पेड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इन तीनों चीज़ का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।